Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 9 अगस्त 2026 और है संडे। संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स को। हमारा जो न्यूज़पेपर द हिंदू हम डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा आपका रिवाइज होने वाला है आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में, जहाँ पे मंडे टू सैटरडे जितना भी कुछ पढ़ा आपने, एडिटोरियल पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस एंड टेक्स्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। हमने पिछले सप्ताह की जो शुरुआत है वो इसी आर्टिकल से की थी। न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक के पेज पे ये प्रेजेंट था, आपको दिख रहा होगा आर्टिकल। एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल के बारे में बात हुई थी, हमने थंबनेल भी लगाया था। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नए मटेरियल को खोज निकाला है। वो मटेरियल अलग अलग प्रकार के मेटल्स का मिश्रण से बना है, उनके मिक्सचर से बना है। उस मटेरियल को नाम दिया गया है हिरोशिमाइट्स, याद रखिएगा। तो हुआ एक्चुअली में ये, अब देखो हिरोशिमाइट्स ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, हिरोशिमा से मिलता जुलता है। हिरोशिमा, नागासाकी, ये वो रीजन्स आपको नजर आएंगे जहां पर न्यूक्लियर अटैक हुआ या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गिराया गया। तो जो एकदम से टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ गया था, कितना टेम्परेचर चला गया था, तो बताया जाता है 7000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चला गया था जब वो न्यूक्लियर अटैक हुआ। सब कुछ पिघल गया उसकी जो चपेट में आया। पिघलने के बाद में अचानक से जब वो ठंडा हुआ तो बहुत सारे मेटल्स आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में उन्होंने एक नया मटेरियल फॉर्म किया है और वो मटेरियल की खोज अभी रिसेंटली की गई है। उस मटेरियल को ही नाम दिया गया है हिरोशिमाइट का। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साइंटिस्ट ने एक नया मेटल एलॉय डिस्कवर कर लिया है। एलॉय मतलब मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स से मिलकर बना है। 1945 में हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान बना। ऐसे ग्लास के एक छोटे से बीड में मिला था, इसके अंदर मटेरियल ये मिला है हमको। जब उस मटेरियल के ऊपर में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च की तो पता ये चला कि उसमें ढेर सारे मेटल्स का मिक्सचर है। वो कौन कौन से मेटल्स हैं, तो उसमें आयरन प्रेजेंट है, क्रोमियम है, निकेल है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, सिलिकॉन है एंड एल्यूमिनियम है। तो याद रखिएगा ये मटेरियल्स हैं हिरोशिमाइट के अंदर में। इससे पहले हमें ऐसे इतने सारे मेटल्स आपस में मिला दिए गए हों, उनका मिक्सचर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं है। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब की बार ये फाइंड किया गया है। नाम इसको दिया गया है हिरोशिमाइट का, याद रखिएगा। और ऐसे मटेरियल को हम एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल कहते हैं, ये भी एक नया टर्म है। एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली जब कोई बड़ी जो बदलाव हो रहा है, जो एनर्जी इवेंट है, उसके बाद जब मटेरियल फॉर्म होता है। यानी जैसे इस वाले केस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उससे मटेरियल बना, या कोई मेटेओराइट आगे टकरा गया धरती से, उससे कोई मटेरियल बना, या ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत एकदम से गर्मी पैदा होती है, फिर वो ठंडा होता है तो उससे जो मटेरियल बना, वो सब एक्सट्रीम इवेंट मटेरियल कहलाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो ये टेम्परेचर अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है फिर ठंडा हो जाता है जिससे मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम एक टर्म के थ्रू डिनोट करते हैं। उस टर्म को कहा जाता है क्वेंचिंग। क्या कहा जाता है? क्वेंचिंग या अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग। तो आर्टिकल में इतना ही है, बट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग दिस अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग। ये टर्म क्या है, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये भाई एक एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल का प्रोसेस है कि भाई मटेरियल एकदम से पिघल गया हाई टेम्परेचर में, अब वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आके जब वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ, ठीक है, तो रैपिड जो कूलिंग हुई है उसी को यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट क्वेंचिंग का नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से ही हिरोशिमाइट बना है। अगला आर्टिकल दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लेपिडोप्टेरा। न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, बताया गया है कि इंडिया आज एक घर बन चुका है दुनिया के बहुत सारे बटरफ्लाई की स्पीशीज का। बटरफ्लाई जो होती हैं या मौत की जो स्पीशीज होती हैं, इनको हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं, याद रखिए। तो लेपिडोप्टेरा का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है भारत। दुनिया में जितने भी बटरफ्लाईज या मौत की स्पीशीज पाई जाती हैं उसका 8.25% आज भारत में मिलता है, इस रिपोर्ट का एग्जैक्टली ये कहना है। जिसमें से बटरफ्लाई की 1417 स्पीशीज़ खोजी गई हैं और मॉथ्स की 12,286 स्पीशीज़ खोजी गई हैं। इस डेटा को तैयार करने वाली बॉडी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपके एग्जाम के लिए जो अल्टीमेट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो खासकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है।
क्योंकि हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ऐसी बायोलॉजी में एक सेक्शन होता है बॉटनी का, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स की स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, इस जूलॉजी के अंदर में हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से पता चल गया कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। 16 अलग अलग रीजनल सेंटर्स भारत के देश में फैले हुए हैं, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन म्यूजियम जूलॉजिकल सेक्शन के थ्रू 1875 में। सर विलियम जोन्स के व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था, जिसके बेसिस पे ही आगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, आज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने में। जो हमने एक कन्वेंशन रेटिफाई कर रखा है, नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जो खासकर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को लेकर एक कन्वेंशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो बॉडी है ना, एक तो कौन से मंत्रालय में आती है वो हमने देखा। दूसरी चीज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट्स हैं या कोई किताब है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। तो इसमें सबसे पहले इंडियन रेड डेटा बुक हो गया, फौना ऑफ इंडिया हो गया और एनिमल डिस्कवरीज हो गया, जिसको ZSI पब्लिश करता है। फिर हम लोगों ने कवर किया था दोस्तों, व्हाट डज केरला रिपोर्ट व्हाई डज अ केरला रिपोर्ट अ हाई लेप्टोस्पिरोसिस बर्डन। लेप्टोस्पिरोसिस नाम की एक बीमारी है जो रिसेंटली केरला में बड़े लेवल पर देखने को मिली। 50 से ज़्यादा मौतें हो गई और बहुत सारे केसेस करंट समय पर लाइव केसेस लेप्टोस्पिरोसिस के चल रहे हैं। लेप्टोस्पिरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखेगा, बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ये इम्पैक्ट कर सकती है। मेनली जानवर के जरिए फैलती है और खासकर रैट के जरिए। इसलिए कई बार लेप्टोस्पिरोसिस को रैट फीवर का नाम भी दे दिया जाता है। क्या कहा जाता है? रैट फीवर, याद रखिएगा। तो लेप्टोस्पिरोसिस को कॉमनली हम लोग रेड फीवर भी कह देते हैं कई बार। एक ट्रॉपिकल जूनोटिकल बैक्टीरियल डिजीज़ है। जूनोटिकल बैक्टीरियल डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारी जो इस जानवर से एक इंसान में फैल सकती है। इस जानवर के पेशाब में, उसके यूरिन में प्रेजेंट होता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जो इंसान के कांटेक्ट के जरिए इंसान के अंदर में पहुंचा और ये ऐसे ही ट्रांसमिशन इसका फिर फर्दर होता रहता है। ठीक है, मान लो एक ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पर ये जानवर प्रेजेंट है, इनके यूरिन के जरिए ये जो बैक्टीरिया है वो आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, सॉइल को कंटामिनेट कर देगा, वाटर को कंटामिनेट कर देगा। और एक इंसान अगर उस पर्टिकुलर जोन के जरिए गुजर जाए, और याद रखिएगा ये बैक्टीरिया ना एक इंसान को तभी असर डालता है उसके, मान लो किसी पानी में, मान लो कहीं पे बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है एक व्यक्ति के घर के आगे, वहाँ पर इसी जानवर ने पेशाब कर दिया, उस पेशाब का बैक्टीरिया उस पानी में है, एक व्यक्ति के पैर में चोट है, घाव है, वो बाहर निकलता है, तो उस घाव के जरिए जो है वो बैक्टीरिया तुरंत उस व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाएगा। अगर कोई घाव वगैरह नहीं है, कट्स नहीं है, कोई खरोच, एब्रेशंस, ब्रोकन स्किन, ये सब चीज़ नहीं है, या नाक के जरिए यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, तो इंसान को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पे घाव हो रहा है, कट लगा हुआ है, एब्रेशंस है, ब्रोकन स्किन है, उसके ज़रिए कई बार ये जो बैक्टीरिया है ये इंसान के बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाम है इसका लेप्टोस्पिरोसिस एंड इसको हम रैट फीवर के नाम से भी जानते हैं। जूनोटिकल बैक्टीरियल डिजीज़ है जो एक जानवर से इंसान के अंदर में फैलता है वाया कट, एब्रेशंस, ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। केरला के अंदर अभी हेवी रेनफॉल हुआ, फ्लड्स हुए, जिसकी वजह से ये जो लेप्टोस्पिरोसिस के केसेस हैं वो ढेर सारे निकल कर आए। लेप्टोस्पिरोसिस में जो सिम्टम्स नजर आते हैं, एक इंसान को बुखार होता है, माइल्गिया, ठीक है, थोड़ा दिखना थोड़ा सा कई बार कमजोर हो जाता है, जेस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कुछ यहाँ पर इसमें सिम्टम्स नजर आते हैं। अब अगर आप स्पीशीज़ की बात करोगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है और कुछ स्मॉल मैमल के थ्रू भी बीमारी फैल सकती है। दैट मीन्स जो चूहे हैं, वोल्स हैं, इनके ज़रिए, या पिग्स, गोट है ना, और उसके अलावा डॉग, कैटल, इनके ज़रिए भी यहाँ पर बीमारी फैल सकती है। तो केरला में इतने सारे जो केसेस निकल कर आए लेप्टोस्पिरोसिस के, उसको डील करने के लिए केरला ने एक दवा का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg। ये सप्ताह में 2 बार देने के लिए बात की गई है, ठीक है, जिससे हम लोग काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर। यहाँ पर ये जो राइटर साहब हैं इनका नाम आपको देखने को मिलेगा विनायक विपुल। ये बात करते हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो ढेर सारे आपको खनिज पदार्थ आज हमको देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। चाइना बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग है वो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा करता है। इस सेक्शन में इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस को से हमें जल्द से जल्द निपटना होगा, अदरवाइज क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हमारी निर्भरता चाइना पे बहुत ज़्यादा रहेगी। आप देखोगे एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था।
तो क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं? आपका लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, रेयर अर्थ ये एलिमेंट्स, ये सब कुछ हो गया। आज ना दुनिया भर के मेजर इंडस्ट्रीज इन्हीं खनिज पदार्थों के ऊपर ही निर्भर है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बना रहे हैं, किससे बन रहा है? लिथियम से बन रहा है ना। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एआई, डिफेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर में इन क्रिटिकल मिनरल्स का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उपयोग होता ही है। और दुनिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन करने वाली केवल 3 ही कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो दुनिया का मेजर मार्केट संभालती हैं। नंबर 1 पे जो प्रेजेंट है चाइना है। 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग चाइना अकेले कर रहा है। 70% कोबाल्ट की प्रोसेसिंग, 70% लिथियम केमिकल्स की प्रोसेसिंग चाइना अकेला करता है। समझ रहे हैं? भविष्य में इन क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड और बढ़ने वाली है। सप्लाई करने वाले कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं। तो इंडिया को भी आज अपनी निर्भरता को कम करना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता है, इंडिया के पास में भी कुछ खनिज पदार्थों के रिजर्व हैं, बट इंडिया के पास में क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें भी यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, जिससे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए हमारी निर्भरता चाइना पे ना रहकर हम खुद से ये काम कर सकें। इंडिया के पास आज जो मिनरल्स का भंडार है, कोबाल्ट है 44.9 मिलियन मैट्रिक टन्स के हिसाब से, कॉपर है यहाँ पर 163.9 मैट्रिक टन्स, ग्रेफाइट है, निकल है, ये सारे के सारे यहाँ पर मिनरल्स हैं। मोनाजाइट प्रेजेंट है भारत के कोस्टल स्टेट्स में। फिर हमने क्रिटिकल मिनरल्स को फर्दर बढ़ाने के लिए सरकार की साइड से एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई ये 30 इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ हैं जो आज हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, मिनरल प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। काबिल नाम की जो कंपनी है ये अलग अलग कंट्रीज़ में मिनरल्स को खनन करके निकालने की कोशिश कर रही है, खोज कर रही है। एग्जाम्पल, लिथियम की खोज हम कर रहे हैं अर्जेंटीना में। रेयर अर्थ कॉरिडोर अब की बार बजट के अंदर में अनाउंस किया है कि भाई ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये यहाँ पर 4 स्टेट्स होने वाले हैं जिसके ज़रिए हम रेयर अर्थ कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ से डेवलप करे जाएंगे। फिर इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को हम लोग रेडी करने वाले हैं बाय द डेट ऑफ May 2026। तो सॉरी, हो चुका है ये, हमने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील करी है, पैक्स से लेकर और तमाम डील्स हुई हैं। तो चैलेंज यही है कि भाई इतने सारे मिनरल रिजर्व होने के बावजूद भी इंडिया के पास में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में पहला चैलेंज है इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया लिथियम, कोबाल्ट, निकल को आज इंपोर्ट कर रहा है इन अलग अलग कंट्रीज से। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में प्रोसेसिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेसिंग करने की क्षमता नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हाई प्योरिटी का मिनरल प्रोसेसिंग हम नहीं कर पाते, लार्ज स्केल पर रिफाइनिंग जो है वो नहीं कर पा रहे, एडवांस प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज की करंट समय पर हमारे पास में कमी है। समझे? तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स, ऐसे हीरे जो लैब में ग्रो करे जाते हैं जिसको लैब ग्रोन डायमंड्स कहा जाता है। देखो, डायमंड जनरली कहाँ पे मिलता है? खदानों में। खनन करके यहाँ पर जो रॉकी फॉर्म में, चट्टान की फॉर्म में होता है, उसको कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तब जाके डायमंड बनाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस के जरिए यहाँ पर वो डायमंड बनता है। लेकिन जो चट्टान के जरिए डायमंड मिल रहा है वो हमारा नेचुरल डायमंड है। लेकिन आज नेचुरल डायमंड दुनिया भर में तेजी से कम होता चले जा रहा है, ख़त्म होता चले जा रहा है। लेकिन दुनिया के पास में एक और नया ऑल्टरनेटिव आ चुका है, विच इज़ लैब ग्रोन डायमंड। आज इन्हीं हीरो को हम लोग अपने लैब्स के अंदर में ग्रो करना शुरू कर चुके हैं। लैब में 2 तरीके के डायमंड बनाए जा रहे हैं। एक HT वाला डायमंड जिसको बोला जा रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, दूसरा CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन वाला डायमंड बनाया जा रहा है। दोनों को एक्सट्रीम प्रेशर के जरिए निकाल के हम लैब में भी आज डायमंड बना सकते हैं। याद रखिएगा, 2 टेक्निक्स हैं, दोनों टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है, जब हम नेचुरल डायमंड का बहुत खनन करते थे तो इससे बहुत सारा पेड़ों की कटाई करनी पड़ती थी, पानी प्रदूषित हो रहा था, सॉइल इरोजन हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता था, तो लोगों को हटाना पड़ता था, हाई वाटर और एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था। और आज जैसे दुनिया में देखोगे तो बड़ी बड़ी माइंस हैं डायमंड्स की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है, जिसमें से कुछ डायमंड माइंस जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, एग्जॉस्ट हो रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अर्गाइल माइन हो गया, कनाडा का डाइविक माइन हो गई, तो ये ख़त्म होने की कगार पर हैं, याद रखिएगा। तो दुनिया में वैसे 40 माइंस हैं ऐसी जो 90% ग्लोबल डायमंड को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये माइंस भी ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है, बस 40-50 साल और चलेंगे, फिर ये डायमंड्स ख़त्म हो जाएंगे।
फिर इस वजह से यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन जो बचता है वो लैब ग्रोन डायमंड्स का बचता है। लैब ग्रोन डायमंड दो मेथड से बनता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल और डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की थी। इंडिया जो है टैक्स में छूट दे सकता है फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर ये बिल लेकर आ रहा है, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह यहाँ पर करे गए हैं। देखो हुआ क्या, इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे छूट दी है। पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। देखो एप्पल जो कंपनी है, जो आईफोन्स वगैरह बन रहे हैं, पहले ये जो एप्पल है मेन, इसका जो हेडक्वार्टर आपको पता है यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। तो एप्पल जितना भी सब कुछ डिज़ाइन करता है वो कैलिफोर्निया में ही करता है। लेकिन डिज़ाइन करना इनके लिए इनफ नहीं है, डिज़ाइन करके अपने पास रख लो, कोई फ़ायदा थोड़ी है। उस डिज़ाइन से मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट भी तो बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने का जो अगर यूएसए में वो काम करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। एप्पल वहाँ पे सभी लोगों को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता। एप्पल का मेन पर्पज़ है भाई प्रॉफिट कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए इन्होंने सोचा कि दुनिया भर में डिज़ाइन तो हम कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो उसको असेंबल करने का काम है, डिज़ाइन ये करेंगे, असेंबल करने का पार्ट्स वगैरह सब आ गया, असेंबल जोड़ जाड़ के बेचना है। तो असेंबल करने का काम चाइना में शिफ्ट कर दिया था इन्होंने। अब चाइना से धीरे धीरे ये पूरा काम इंडिया में शिफ्ट हो चुका है। इंडिया में कौन सी कंपनी कर रही है? फॉक्सकॉन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये सारा का सारा काम कर रही है। तो फॉक्सकॉन बेसिकली क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। एप्पल के साथ में डील क्या है? एप्पल डिज़ाइन कर रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, सामान दे रहा है, हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं और मेड इन इंडिया आईफोन्स यहाँ पर दुनिया भर के मार्केट में बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इस पे जो टैक्स है इसको ऊपर छूट देने की बात की है। टैक्स पे जितना छूट रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे बाहर से हमारा और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर से एफडीआई ज़्यादा आएगा, बाहर से कंपनीज और अट्रैक्टिव लगेंगी। ठीक है कि भाई उन कम टैक्स देना पड़ेगा तो और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, फॉरेन कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। ठीक है, ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आएंगी तो इंडिया में ही ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। भाई ये कंपनी जो चलेंगी इसमें लोगों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी, तो रोज़गार वगैरह बढ़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे जो टैक्स में छूट दी गई थी 2031 तक, पहले भी दी गई थी, बस उसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2041 तक। कहा गया है कि भाई ये टैक्स में छूट एग्जैक्टली मिलने वाली है। मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पर ये एप्पल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एप्पल दुनिया भर में आज जो आईफोन्स बेच रहा है 26% ग्लोबल आईफोन्स जो है दोस्तों वो मेड इन इंडिया जा रहे हैं, याद रखिएगा। अब ये जो मैन्युफैक्चरर का प्रोसेस है, अभी केवल इंडिया में आईफोन्स बन रहे हैं तो असेंबल हो रहे हैं खासकर। तो अगर ये काम अच्छे से हो जाता है, टैक्स पे छूट मिलती है, तो भविष्य में मोबाइल फ़ोन के अलावा टैबलेट, लैपटॉप, वेरेबल डिवाइसेस जो भी हैं वो सब यहाँ पर होंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई, ये सब ग्रो होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसको रीड कर लेना, जो जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। एग्जाम्पल एप्पल, आईफोन, फॉक्सकॉन का दिया है, वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन किया था अबाउट वाटर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट के बारे में। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, ग्रीस नाम का एक कंट्री है यूरोप के अंदर में, तो वहाँ पे आग लग गई थी बहुत बड़े जंगल में। आग लगने की वजह से तबाही काफ़ी ज़्यादा मची, कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोगों के घर जल गए। तो उस समय पर इन्होंने एक अपने व्हीकल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वाटर बॉम्ब क्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। और ये एक तरीके से ये एक जहाज़ है उड़ने वाला। ठीक है, प्लेन है। इसका नाम क्या है? कैनेडायर CL415, सुपर स्कूपर भी कहा जाता है। तो ये क्या है याद रखिएगा, वाटर बॉम्बर है, पानी ऊपर से गिराता है। इसके अंदर कैपेसिटी है लगभग 6137 लीटर, ये पानी उठा सकता है, नीचे की आसपास की झील से उठाएगा और ले जाके जंगल जहाँ पे आग लग रही होगी वहाँ पे पानी को गिरा देगा। तो यही काम किया गया, इस वाटर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया है रिसेंटली ग्रीस ने, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। नाम याद रखना, नाम है कैनेडायर CL415, ये इसका एग्जैक्ट नेम है। फिर दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया था पॉलीमर करेंसी, दैट इज प्लास्टिक करेंसी के बारे में। यहाँ पर ढेर सारी बात हुई थी, शायद आपको याद हो। तो आरबीआई ने अभी जो अप्रूवल मांगा था सरकार से वो मिल चुका है। आरबीआई बहुत जल्दी 10 रुपये और 20 रुपये के जो नोट हैं वो प्लास्टिक के नोट जारी करेगा। कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर ये प्लास्टिक के नोट्स के जारी करेंगे। तो ये आइए हम समझते हैं प्लास्टिक करेंसी के बारे में, प्लास्टिक करेंसी का इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है, एंड ये कौन सी प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा जिससे हम यहाँ पर ये नोट्स बनाएंगे। यही इकलौती चीज़ है। तो आरबीआई ने डिसाइड कर लिया है 10 रुपये और 20 रुपये के नोट, क्योंकि बड़े नोट ज़्यादा सर्कुलेट होते नहीं हैं। 10 और 20 रुपये के नोट ही हैंड टू हैंड ज़्यादा लोगों के बीच में सर्कुलेट होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से ये 10 और 20 रुपए के नोट्स को ही प्लास्टिक नोट्स के फॉर्म में लेकर आने की बात कर रहा है आरबीआई। सरकार ने कहा है 1 बिलियन 10 रुपए के नोट के बनाए जाएंगे, 1 बिलियन 20 रुपए के नोट के मार्केट में उतारे जाएंगे। ये सारी की सारी पॉलीमर करेंसी होगी। पॉलीमर करेंसी मीन्स प्लास्टिक करेंसी। अब इसमें कौन सी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस करेंसी, उस प्लास्टिक का नाम है BOPP, ये याद रखिएगा, बाइक्शली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कई बार पॉलीप्रोपाइलीन को इंपोर्ट भी करते हैं, तो बाहर की अलग अलग कंपनीज को ऑफर दिया जा चुका है जो बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर ये प्लास्टिक प्रोवाइड करवाएगा हमारे लिए। हम उससे डील करके फिर ये प्लास्टिक के फॉर्म में 10 रुपये और 20 रुपये के नोट को जारी करेंगे। ठीक है, और शुरुआत में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह रहेगा। आने वाले समय पर देखा जाएगा कि भाई इसको बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाता है भी या नहीं। तो पॉलीमर नोट्स के बारे में डिस्कशन हो गया। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट बेटर रेजिस्टेंस। क्योंकि प्लास्टिक करेंसी रहेगी तो प्लास्टिक करेंसी की वजह से जो पानी है, वाटर है, वो खराब नहीं कर पाएगा नोट को। गंदगी है उसको, जैसे आज इंडिया में बहुत सारे जो कागज़ के नोट हैं जो कॉटन पेपर से बनते हैं, फट जाते हैं आराम से या मोड़ने मारने से ख़राब हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और दूसरी बात, फेक करेंसी, जाली नोट, तो फेक करेंसी का कॉन्सेप्ट भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की करेंसी होगी इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो रहेगा, होलोग्राम, मेटेलिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एक स्यूडो थ्रेड का इस्तेमाल होगा, कुछ मार्क्स लगाए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर उसको कॉपी करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या दुनिया में और भी कंट्रीज़ कर रही हैं? बिल्कुल। दुनिया में 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो प्लास्टिक करेंसी का यूज़ करती हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहला देश था, 1988 में ही इन्होंने प्लास्टिक करेंसी का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अच्छा, नोट्स छपते कहाँ पर हैं? तो आरबीआई के अंडर में एक कंपनी आती है जिसको यहाँ पे हम कहते हैं BRBNMPL। ठीक है, तो आरबीआई के अंडर में आने वाली कंपनी है ये। 1995 में एस्टेब्लिश की गई थी। 2 जगह पर इसके प्रेस हैं, मैसूरू, साल्बोनी, जिसके अंदर में ही यहाँ पर ये नोट्स वगैरह ये लोग प्रिंट करते हैं। ओके, चलिए फिर हमने डिस्कशन किया था भारत की 101वीं रामसर साइट के बारे में। तो इंडिया में टोटल 101 रामसर साइट हो चुकी हैं और जो 101वीं रामसर साइट है उसका नाम है ग्लॉ लेक। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। एंड एक पॉइंट जो रिमेंबर करना है आपको, अरुणाचल प्रदेश का भी ये पहला ही रामसर साइट है और भारत का 101वां रामसर साइट। ठीक है, बस नाम याद रखो। कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल लोकेशन याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पर कामलांग टाइगर रिजर्व और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। यहीं पर आप देख पाओगे ये वेटलैंड भी प्रेजेंट है जिसका नाम ग्लॉ लेक है। झील प्रेजेंट है जिसको रामसर साइट के अंदर में दर्जा दिया गया। इस झील के आसपास टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सारी की सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। अच्छा, क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में भी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है। मुझे बताओगे वो क्लाउडेड लेपर्ड कौन से स्टेट का एनिमल है? ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे आपका न्यूज़ में है तो आगे कवर भी कर लेंगे इसको। ठीक है, और केवल यही एनिमल्स नहीं दोस्तों, बर्ड्स की ढेर सारी स्पीशीज़ क्लॉ लेक के आसपास पाई जाती हैं। क्लॉ लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया गया तो 101वीं रामसर साइट हो गई है अब, जिससे इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देने की बात की जाएगी। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे मैक्सिको पे है एंड थर्ड नंबर पर अपना इंडिया है जिसके पास में ढेर सारी रामसर साइट्स प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा, ग्लॉ लेक रिसेंटली इज इन द न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ क्या है कि भाई ये 101वीं रामसर साइट है भारत की। चलिए फिर हमने डिस्कशन किया अबाउट यूरोप पायनियर फायर फाइटर डंकीज़ के बारे में। यूरोप के अंदर मैंने जैसे बताया ग्रीस में आग लगी हुई थी, है ना, जिसमें उन्होंने वाटर बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। ग्रीस के अलावा फ्रांस, स्पेन, ये यूरोप की कुछ और कंट्रीज़ भी हैं दोस्तों जहाँ पे जंगलों में आग लगने के केसेस निकल कर आए, वाइल्ड फायर के केसेस निकल कर आए। तो यूरोप और स्पेन ने तो डंकीज़, गधों का इस्तेमाल किया है आग को फैलने से रोकने के लिए। क्योंकि ये जो डंकीज़ हैं उन्होंने इस तरीके से ट्रेन कर रखे हैं कि ये जो डंकीज़ हैं ये क्या करते हैं, ये सूखी घासों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मान लो इस एरिया में आग लगी है, ये आग फैलते फैलते जब यहाँ तक आएगी तो पता चला डंकी ने यहाँ पे घास सारी की सारी खा ली है और डंकी का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर वो पूरी तरह से घासों का दबा भी देते हैं, तो ये आग इधर से इधर की साइड में फैल नहीं पाती। तो ये है फायर फाइटर डंकी का बहुत बड़ा रोल, याद रखिएगा। तो इसमें ना एक पूरे डंकी का ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है टिवेसिया डंकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पहले
3 डोंकीज हुआ करते थे, ये बढ़कर 62 डोंकीज हो चुके हैं जो फायर फाइटिंग का काम भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए क्या डंकी का इस्तेमाल किया जा सकता है फायर फाइटर के तौर पे, तो आंसर होगा यस। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू शिपकीला पास रिज्यूम हो चुका है आफ्टर 6 ईयर्स। भाई 2020 में कोविड का टाइम भी था, इंडिया चाइना के रिलेशंस भी खराब हो गए थे, क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं पेंगोंग सो लेक है, वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, पता है ना, एक भिड़त हो गई थी इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह रुक गया था। तो फाइनली 6 साल बाद भारत और चाइना अपने व्यापार को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 अलग अलग पासेस के माध्यम से, 3 अलग अलग पासेस की मदद से। और वो 3 पासेस कौन कौन से हैं? एक है शिपकीला पास, दूसरी है लेपू लेक और तीसरी है नाथुला पास। तीनों के बारे में याद रखिएगा। ये जो ट्रेड है इसको वापस से रिज्यूम किया गया है इन तीनों पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में। शिपकीला पास की जब बात आती है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है ऊपर हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। लीपू लेक जो प्रेजेंट है उत्तराखंड वाले रीजन में है। नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में प्रेजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। एग्जाम में यही पूछ सकता है शिपकीला के बारे में, तो शिपकीला, नाथुला, है ना, उसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कशन किया लीपू लेक, ये किसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ये तिब्बत, जो चाइना ने कब्जा रखा है, तिब्बत के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। ओके, तो शिपकीला तीसरा ऑफिशियल इंडिया चाइना ट्रेड बॉर्डर पास है आफ्टर लीपू लेक एंड नाथुला। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट अ क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना ने एक कॉमन सी प्रॉब्लम इस बार फेस की है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम। वो कॉमन सी प्रॉब्लम क्या है? बारिश भयंकर लेवल पर हुई है। कहोगे इस बार तो भाई एल नीनो वाली कंडीशन थी, बारिश तो होनी नहीं थी। इस बार मॉनसून भाई लेट आया है और उस मॉनसून ने बड़ी भयंकर तबाही मचाई है अपने महाराष्ट्र में। और असम का केस तो भाई आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, असम में बहुत भीषण बाढ़ आई है। क्योंकि पहले ये जो बारिश होती थी पूरे महीने भर में इतनी बारिश होती थी, अब वो महीने भर की बारिश कुछ ही चुनिंदा दिनों के अंदर में हो गई है। मुंबई, सूरत, असम, ओडिशा बुरे केसेस निकल कर आए हैं बाढ़ के। और यही सेम केस, यानी कि ये जो फ्लड वाली केस हैं, यही सेम केस चाइना में भी आ रहे हैं। चाइना में भी लेट मानसून आया है। तो चाइना में ग्वांगशी, सांगशी, गांसू, ये कुछ रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे एक्सट्रीम फ्लडिंग हो रही है। तो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में राइटर का इतना रिकमेंडेशन है बस खाली कि भारत और चाइना कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है बहुत तेजी से दोनों ही जगह पे, सही बात है। वेटलैंड का लॉस हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत पुअर है और हरियाली काफ़ी कम हो चुकी है। क्योंकि आज हमारा डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग और चमकती धमकती ढेर सारी लाइट्स, रात के समय पर वीडियो उसके वायरल। ये देखो, ये है डेवलपमेंट। सभी जगह की यही कहानी चल रही है, जिसमें क्या पीछे छूट रहा है? ग्रीनरी, हरे भरे पेड़ यहाँ पर लगातार पीछे छूटते चले जा रहे हैं। फिर हमारे पास कोस्टल सिटीज आती हैं जो समुद्र के किनारे हैं, उन पे खतरा ज़्यादा है। इंडिया के शहर आज हीट वेव से गुजर रहे हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है, सूखा पड़ता हुआ नजर आया है। ये दो कंट्रीज भारत चाइना सेम कंडीशन, सेम एनवायरमेंट प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। तो इसी आधार पे क्यों ना दोनों कंट्रीज मिलकर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने को लेकर साथ में कोऑपरेट करके काम करें। क्योंकि इंडिया के पास में अपनी स्ट्रेंथ है, हम भी भाई अपने अच्छे से मौसम को पूरी तरह से वार्न कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, हीट एक्शन प्लान, कूल रूफ, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं। चाइना के पास में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें, अर्बन प्लानिंग है। तो दोनों कंट्रीज मिलकर एक नया तरीका फॉर्म कर सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को ऐसी वाली कंडीशन से बचा सकते हैं जब इतनी भयंकर लेवल पर बारिश बार बार होएगी। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, इस पे दोनों कंट्रीज मिलकर बातचीत कर सकती हैं। बस इतना सा ये था कि इंडिया चाइना का कोऑपरेशन कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर इज वेरी वेरी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अस। चलिए, फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है क्वांटम शिफ्ट के बारे में। आर्टिकल कहता है प्राइवेट सेक्टर से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में स्पेंडिंग हो रही है, प्राइवेट सेक्टर जो खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो अपने आप में गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। हमें और खर्च करना होगा जितना आज चाइना, यूएसए, इजराइल जैसे कंट्रीज खर्च कर रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो क्वेश्चन यह है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने से हमको क्या मिलेगा?
भाई जब नए नए प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होगा, नए नए आविष्कार होंगे, नई मशीनरीज को डेवलप करेंगे, दुनिया में नया टेक्नोलॉजी हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जैसे आज चाइना कर रहा है। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करना। लेकिन इंडिया करंट समय पर अपने जीडीपी का 0.84% ही खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जबकि इसको कंपेयर करें अगर चाइना के साथ में, तो चाइना अपने जीडीपी का 2.58% खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में। और चाइना के बाद यूएसए 3.45%, साउथ कोरिया 4.94% खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में। एंड इजराइल, ये सब बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं, हमें अपनी स्पेंडिंग पावर को बढ़ाना होगा। और स्पेंडिंग पावर ऐसा नहीं है नहीं बड़ी है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन आप गवर्नमेंट के ऊपर में नहीं छोड़ सकते, प्राइवेट सेक्टर को ही ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि 2020-21 और 2021-22 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 2020-21 में प्राइवेट सेक्टर की साइड से 46,388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, जो 2021-22 में बढ़कर हो चुका है 82,975 करोड़। जो टोटल नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये बढ़ चुका है। टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो 1.27 लाख करोड़ से बढ़कर 1.95 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, हमें इन इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर और तेजी से बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ANRF फंड वगैरह बनाया गया है। 50,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस बनाया गया है। लार्जली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आगे आने वाले समय पर और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल के बारे में, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर में कुछ बदलाव करने के लिए सरकार ने एक बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है। ये 2026 का बिल है, जो हमारे पुराने वाले एक्ट के अंदर में, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 में बदलाव करने की बात कर रहा है। ये इंस्टीट्यूट है क्या, जो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करवाता है। स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे जो स्टडीज़ वगैरह होती हैं, वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाना, वो सब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ही हमको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अभी क्या है ना, ज़्यादातर ये डिसीजन जो है ये खुद से लेते हैं। आप देखोगे आज स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी लोग डिग्री प्रोग्राम्स लेते हैं, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब प्रोग्राम्स ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देता है। हर साल ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं सांख्या नाम की। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो बिल लेकर आया गया है, इस बिल के अंदर में पूरे इंस्टीट्यूट की मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रही है। क्योंकि इस बिल के ज़रिए बोला जा रहा है कि भाई इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को एक नया स्टैचुरी बॉडी का दरकरार दिया जाएगा, और स्टैचुरी बॉडी के बेसिस पे यहाँ पर इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए जाएंगे, और बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर में 11 मेंबर्स होंगे, एंड मैक्सिमम मेंबर्स आर डायरेक्टली फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लगभग 11 मेंबर्स होंगे, इसमें से 8 लोगों का वी कैन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने वाला है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल बस खाली इतना ही कहता है, जो साइंटिस्ट है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, अगर आप कोई इस प्रकार का बिल पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूट को लेकर है, उस इंस्टीट्यूट के लोगों को शामिल होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, 1931 में बनाया गया था बाई PC महालनोबिस। बाद में इसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे डिक्लेरेशन मिलता है, और आज मेन हेडक्वार्टर तो भले इसका कोलकाता में हो, बट मेजर सेंटर्स दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, तेजपुर में प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो साइंटिफिक रिसर्च करना, एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, एंड बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश करना इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पब्लिक पॉलिसी, ये सारा काम ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, तो भाई आज यहाँ पर चेंज हो रहा है, नए मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल आ रहा है। तो इसके जो डिसीजंस हैं, खासकर मेन डिसीजंस हो सकता है भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही हो, अगर ये बिल कंप्लीटली पास होता है तो। इस बिल का कई सारी जगह पर विरोध भी हो रहा है, खासकर ये इंस्टीट्यूट खुद इसको अपोज कर रहा है। इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि भाई हम लोगों का भी शामिल होना इसमें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप हमको ही लेकर डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी था, लेकिन आपने हमको शामिल नहीं करा। समझ गए? चलिए एक और आर्टिकल आता है,
मिशन क्लाउडेड लेपर्ड एंड क्लाउडेड, अच्छा 2 बार लिख गया। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड क्या है और क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, ज़रा डिस्कस करते हैं। हुआ क्या एक्चुअली में, हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेट मेघालय, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर इट्स स्टेट एनिमल। मैंने ऊपर पूछा था ना आपसे कि बताओ क्लाउडेड लेपर्ड कौन से राज्य का एक स्टेट एनिमल है, तो ये है मेघालय का स्टेट एनिमल। तो इन्होंने क्लाउडेड लेपर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको बचाने के लिए अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्योंकि हम 4 अगस्त को इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे भी ऑब्जर्व करते हैं। इसको क्लाउडेड लेपर्ड इसलिए कहा जाता है, देखो चीता अलग है, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है, प्यूमा अलग है, जैगवार अलग है, ठीक है, सब अलग अलग है ना। तो क्लाउडेड लेपर्ड में इनके बॉडी के ऊपर में जो ये डॉट्स होते हैं, जैसे वैसे नॉर्मली लेपर्ड्स में देखोगे तो डॉट्स अलग दिखाई देते हैं, इस पे इनके बॉडी के ऊपर में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ होता है, जो पैटर्न्स है बादल के फॉर्म में बने हुए हैं, इसलिए इनको क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। ओके, आज यहाँ पर दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट क्लाउडेड लेपर्ड की स्पीशीज पाई जाती हैं। एक तो हमारा मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड ही है, ठीक है, जो खासकर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, यानी अपने इंडिया में यही वाला देखने को मिलता है। बाकी एक क्लाउडेड लेपर्ड केवल और केवल सुमात्रा और बोर्नियो में, इंडोनेशिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो आज क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है भाई, नेपाल में, बांग्लादेश, इंडिया, इंडो चाइना, सदर्न चाइना, सुमात्रा, बोर्नियो। इंडिया में कौन से स्पेसिफिक जगह है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड इवन मेघालय के बारे में याद रखिएगा, मेघालय का तो स्टेट एनिमल भी है ये क्लाउडेड लेपर्ड। इसके बॉडी के ऊपर में क्लाउडेड मार्किंग्स हैं, जिसकी वजह से इसको क्लाउडेड लेपर्ड कहा गया है। फिर हमने डिस्कशन किया था दोस्तों अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, याद होगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की भारत ने एक इंडिजीनियस वैक्सीन को बना लिया है, उस वैक्सीन का नाम है MA104 सेल बेस्ड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक ऐसी बीमारी है जो खासकर सुअरों के अंदर में फैलती है, पिग में फैलती है, और सुअरों की जान जाने का केसेस यहाँ पर 100% है, 100% फैटिलिटी यहाँ पर पाई जाती है। अब ये जो सुअर है, एक सुअर दूसरे सुअर के अंदर में बीमारी फैला सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक पिग्स हो चाहे वो वाइल्ड पिग्स हो। ये इंसानों में नहीं फैलती तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पोर्क्स के अंदर में फैलती है, जिसकी वजह से जो करंट समय पर ये जो पिग फार्म्स होते हैं, जो लोग यहाँ पर इन सुअर को बेच रहे होते हैं, इनको पाल रहे होते हैं, तो पिग फार्म्स यानी उनकी नौकरी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लाइवलीहुड के ऊपर में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब इन सुअरों की जान जानी शुरू हो जाती है। तो इन्हीं को बचाने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमने अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वैक्सीन बना लिया है, और ये वैक्सीन यहाँ पर फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो फीवर है ये दूसरे और सुअरों को पूरी तरह से बर्बाद ना कर सके। फिर हमने डिस्कशन किया था दोस्तों अबाउट गोवर्धन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार ने 23,371 करोड़ रुपए अप्रूवल दे दिए हैं गोवर्धन स्कीम के लिए, जिसके बेसिस पे इंडिया में लगभग 5,000 कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स बनाए जाएंगे। कंप्रेस बायोगैस क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। एक ऐसी बायोगैस जिसका हम इस्तेमाल एज अ फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं या कुकिंग गैस के तौर पे भी कर सकते हैं। ये बनती कैसे है, आज हमारे देश में ढेर सारा कूड़ा करकट जमा होता है, यानी कि वेस्ट जनरेट होता है, और वेस्ट बहुत सारी अलग अलग जगह से निकल कर आता है। गाय भैंसों का गोबर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलने वाला वेस्ट, या क्रॉप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। गंदा पानी हो गया, फूड वेस्ट हो गया, आज कितना सारा खाना इंडिया में बर्बाद होता है। इन सब को उठा के एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल देंगे, इसको हीट अप करेंगे, इसमें से एक गैस प्रोड्यूस होगी, वो उसी गैस को हम बायोगैस कहते हैं। उस बायोगैस को आप कुकिंग पर्पस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो बची कुची स्लरी होगी वो स्लरी को डाइजेस्टेट कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम मिट्टी के उपजाऊपना को बेहतर करने के लिए यानी खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस के बारे में याद रखना, बायोगैस से मिलेगा बायोमीथेन, जिसको हम फ्यूल या फिर गैस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर जब वेस्ट एशिया के प्रति इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इंडिया की निर्भरता आज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर या दूसरा और हमारा CNG हो, ठीक है, PNG हो, तो हम ये कंप्रेस बायोगैस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गोवर्धन स्कीम का मेन पर्पज़ ही ये है, सर्कुलर बायो इकॉनमी को प्रमोट करना। सर्कुलर बायो इकॉनमी का मतलब कचरे से पैसा बनाना, वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करना। वेस्ट टू वेल्थ मतलब वही चीज़ पे आ रहे थे, बायो इकॉनमी सर्कुलर में भी यही बात हो रही है, भाई कूड़े को हम किस तरीके से दोबारा प्रयोग में ले रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
फिर उसके बाद में गवर्नमेंट बहुत सारा जो कैपिटल सब्सिडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ज़रिए सपोर्ट करेगी, इसलिए ये अमाउंट अनाउंस करा गया है। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट फीड स्टॉक, इसमें क्या क्या यूज़ होगा। एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट, कैटल डंग, प्रेस मड, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, अदर बायोमास, हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और जो कंप्रेस बायोगैस हमको मिलेगा फर्दर, उस बायोगैस को हम सीएनजी के साथ में मिक्स कर सकते हैं। सीएनजी वाली गाड़ियाँ चलती है ना आज, तो सीएनजी के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिसके बाद इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। या पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस होता है, घरों में आपने देखा होगा कुकिंग गैस की पाइपलाइन चल रही है, तो उन पीएनजी वाली पाइपलाइंस में सीधा सीबीजी का यूज़ कर सकते हैं, तो कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गोवर्धन स्कीम का मेन पर्पज़ ही यह है कि हमें क्या करना है, बायोगैस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। फिर हमने डिस्कशन किया कि भाई जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, आपने देखा डिजिटल अरेस्ट नया प्रकार का साइबर फ्रॉड है, ये केसेस देश में कम हो चुके हैं, बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केसेस कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, तो कम्प्लीटली हमें इनको इरेज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इंडिया को अभी और भी बहुत सारे स्टेप्स को उठाना ज़रूरी है। सोल्यूशन ये होगा कि तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करना, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेट करना, क्योंकि हैकिंग के जो ज़्यादातर केस आ रहे हैं वो म्यांमार, कैम्बोडिया से आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है भाई, ऑनलाइन एक व्यक्ति को डराना धमकाना, ठीक है। कुछ फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमस्टर्स होते हैं, जिनने पूरा अपना नेटवर्क बना रखा है, नकली हेडक्वार्टर बना रखा है, नकली पुलिस की यूनिफॉर्म यूज़ करेंगे, नकली डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि भाई आपके अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इंसान को बहुत डरा दिया जाता है, और डरने की वजह से उस इंसान से पैसे ऐंठे जाते हैं। यही स्कैम करने का तरीका है। हालांकि कंप्लेंट्स वगैरह अब कम हो रही हैं, जितने भी फर्जी वाले अकाउंट्स, जिसको म्यूल अकाउंट कहा जाता है, आरबीआई ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशंस को बस खाली तेज करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके माध्यम से हम ये जो स्कैम्स हैं इनको और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था अबाउट हैंडलूम डे, है ना। तो 7 अगस्त को हम लोग हर साल एक हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। ये वैसे बात है 1905 की, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की वजह से ही, स्वदेशी मूवमेंट को याद रखते हुए ही 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करने के लिए सरकार ने ये सारी तारीख को तय किया है। हैंडलूम क्या है, हाथ से कढ़ाई बुढ़ाई करना। तो इंडिया में एक बहुत लंबे समय से ट्रेडिशन रहा है जहाँ पे हाथ से लोग कपड़े बनाते थे। गांधी जी ने देखा चरखा चलाया, ठीक है। फिर वैसे आप देखोगे इंडिया के अंदर में बहुत लंबे समय से हैंड वूवन के काम चले हैं, तो हम उसी चीज़ को पहचान दे रहे हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 35 लाख से ज़्यादा जो कढ़ाई बुनाई करने वाले वर्कर्स इसमें शामिल हैं, 72 से ज़्यादा वर्कर्स इसमें महिलाएं हैं। और आज दुनिया भर में फेमस प्रोडक्ट हैं भारत के जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करके जाते हैं। बंगाल मुस्लिन, बनारसी सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, पोचमपल्ली इकड़, ये कुछ नाम है। इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। फिर बात आती है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो सरकार ने हैंडलूम को और बढ़ावा देने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव चलाए हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपने बस खाली 2-4 बातें ही इसके अंदर में याद रखनी है कि हैंडलूम एग्जैक्टली इसमें जो कुछ आइटम्स मैंने बताए, ये जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, हैंडलूम के मामले में। बाकी नए नए प्रकार के इनोवेशन हो रहे हैं। भविष्य में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए सरकार नए नए प्रकार के इनिशिएटिव चला रही है, हैंडलूम 4.0, जहाँ पे एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाथ से कढ़ाई बुनाई का काम और आसान किया जा सकेगा। इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे इंसान को, बस खाली सहायता लेंगे। फिर विजन एनएक्सटी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहाँ पे ये जितने भी लोग हैं जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, वो ये चेक कर सकते हैं दुनिया में किस प्रकार के डिज़ाइन की डिमांड है, तो लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करना, जिससे वो ढेर सारी जो इनकम है उसको जनरेट कर पाएंगे। फिर हम लोग ने दोस्तों डिस्कशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है हाल ही में रामसर वेटलैंड साइट्स के आसपास माइनिंग करने को लेकर। देखो मामला 2024 का है। 2024 में फरवरी के टाइम पर एक वेटलैंड है जिसका नाम आपके सामने प्रेजेंट है, असन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, असन और यमुना नदी, जो आपस में कॉन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये एक वेटलैंड है यहाँ पर। तो भाई असन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में ना माइनिंग को रोका गया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस कंजर्वेशन रिजर्व के दायरे में इसके 10 किलोमीटर के अंदरूनी हिस्से में कहीं पर भी माइनिंग नहीं होगी। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में एक नया चीज़ ऐड कर दिया है। इन्होंने बोला कि 2024 में जो हमने ऑर्डर दिया था वो केवल असन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए ही नहीं है, वो भारत में सभी रामसर साइट्स के लिए है। तो केवल ये एक पे अप्लाई नहीं होगा। और भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं मेरे दोस्त, 101 रामसर साइट हैं। जो लेटेस्ट है अरुणाचल प्रदेश का ग्लॉ लेक, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ मेंशन कर दी है,
इन्होंने एक नियम शामिल कर दिया है। नियम यह है कि अगर, ध्यान में रखिएगा, नियम यह है कि किसी भी वेटलैंड के अंदर 10 किलोमीटर हिस्से में खनन करना है, खनन करना है यानी कि माइनिंग करनी है, कुछ खुदाई करके निकालना है, तो आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आपको दो जगह से अप्रूवल लेना होगा। पहला अप्रूवल लेना होगा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेकेंड अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर इन दोनों का अप्रूवल मिल जाता है तो आप माइन कर सकते हैं। अप्रूवल नहीं मिलता है तो यहाँ पर ये जो माइनिंग है ये प्रोहिबिटेड रहेगा, इस रीजन में ये माइनिंग नहीं करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसको आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की हैं, बहुत डिटेल से आपको यहाँ पर चीज़ों को समझाया है, और ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। पिछले पूरे सप्ताह का जो कंप्लीट रिवीजन है एग्जैक्टली वो हम लोगों ने यहाँ पर ये कर लिया है। बाकी कल से हम लोग सेशन को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, और मैं कल मर्ज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कल सेशन थोड़ा लंबा करेंगे जिसमें हमारे सभी न्यूज़पेपर्स कवर हो जाएं। न्यूज़पेपर्स मतलब इंडियन एक्सप्रेस भी कवर हो जाए, द हिंदू भी कवर हो जाए, पीआईबी भी कवर हो जाए, डीडी न्यूज़ भी कवर हो जाए, एआईआर भी कवर हो जाए, एंड डाउन टू अर्थ भी कवर हो जाए। यही तो रिसोर्सेस हैं ना आपके, यही मेन रिसोर्सेस हैं यूपीएससी के लिए दोस्तों, जो यूपीएससी की साइट से खुद मेंशन करेगा पीआईबी में चेक करना। मैं कोशिश करूंगा सभी जगह सभी चीज़ों को एक ही जगह पर एक ही पीडीएफ में कवर करके एक बेहतरीन से बेहतरीन सेशन कल प्रोड्यूस करके आपको देना। कल एक शानदार सी कोशिश, एक ट्राई करने वाला हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर उसको लेकर अपने जितने भी रिकमेंडेशंस है वो शेयर करना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।